तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप की लर्नट वाला अकेडमी पे। ऑलरेडी गाइस ये चैप्टर, इसके न्यूमेरिकल आगे के सभी चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। अगर आपका एग्जाम नजदीक है तो प्लीज जाके वो चीजें देखिए, कंप्लीट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। इवन इसके न्यूमेरिकल तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवाया। इसके न्यूमेरिकल मैंने लॉग टेबल से आप लोग को सिखाया है। बहुत सारे बच्चों का उसमें मांग था कि सर लॉग टेबल से करवाओ, तो मैंने लॉग टेबल से करवाया। तो प्लीज जरूर जाके देखना और प्रैक्टिस बहुत अच्छी करना। और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाना गाइस, क्योंकि देखो आपके लिए तो फ्री होता है, बट हम जैसे टीचर्स को ये चीजें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और लाइक एंड कमेंट के थ्रू अपना रिएक्शन जरूर देना। तो चलो अब देखते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन गाइस, यूनिवर्स में रहने वाले दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही ग्रेविटेशन होता है। और कभी कभार हमारे एग्जाम में हमसे डायमेंशन पूछा जाता है, L3 M-1 T-2। और जी की वैल्यू ऑलरेडी हमने देखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में। हमें पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁸। तो ये देख लेना, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। आप बोलोगे तो ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, जिससे आपको पढ़ने के लिए थोड़ा आसान रहेगा। अब गाइस, केपलर बाबा के 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। पहला लॉ क्या कहता है? देखो गाइस, पहला लॉ ये कहता है कि प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। और इलिप्स के पास एक नहीं दो फोकाई, मतलब दो फोकस होते हैं। तो वो दो में से किसी एक फोकस पे सन हमारा क्या था, सिचुएटेड होता है। ये केपलर बाबा कहते हैं। क्या बोल रहा हूं यहां मैं समझाता हूं। ओके, ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट। और इलिप्टिकल ऑर्बिट पे हमारा मतलब कि जो हमारा प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रोटेट होता है। इलिप्स के पास दो फोकाई होते हैं, मतलब दो फोकस होते हैं। और दो में से किसी एक पे सन हमारा क्या था, सिचुएटेड होता है। ओके, किसी एक पे सन हमारा सिचुएटेड होता है। ये केपलर ने फर्स्ट लॉ के थ्रू बताया था। तो ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। और साथ में इलिप्स के पास दो फोकस होते हैं, और वो दो में से किसी एक फोकस पे हमारा सन क्या था, सिचुएटेड होता है। ये उन्होंने बताया फर्स्ट लॉ के थ्रू। दूसरे लॉ में बस इतना ही याद रखो, शिप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इतना, बस इतना, शिप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस इतना याद रखोगे आपका काम हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसका मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि अगर 1 घंटे में प्लैनेट 2 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो दूसरे घंटे में भी 2 किलोमीटर ही कवर करेगा जगह, तीसरे घंटे में भी 2 किलोमीटर ही कवर करेगा। और यही केपलर ने सेकंड लॉ के थ्रू हमें बताया था। तो बस आपके दिमाग में इतना ही रहना चाहिए, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सन टू प्लैनेट्स। जब हम लाइन ज्वाइन करेंगे, और ये चीज हमें दिखती है, ये हमें समझ में आता है, हमने ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो बस इसीलिए बस ये जो मैंने अंडरलाइन किया, सिर्फ इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस ये रखोगे आपका काम हो गया। अब थर्ड लॉ में बहुत सारे बच्चे बहुत टेंशन लेते हैं, पर मैंने बच्चों को बोला बस इतना याद रखो, ये है पीरियड, और ये हमारा मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस किसके बीच में? ये हमारा सन और ये हमारा प्लैनेट। तो प्लैनेट और सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस है, जो एवरेज डिस्टेंस है, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो हमारा थर्ड लॉ कैसे बनेगा, ये देखो, बहुत सिंपल है। स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट। ओके, या प्लैनेट टू सन। जैसे ही प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहां लगेगा इक्वल और कांस्टेंट, और कांस्टेंट के लेते हैं हम लोग। अब ये मीन डिस्टेंस डिवाइड में आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा के की वैल्यू। और यही केपलर का थर्ड लॉ है गाइस। स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट। और ये इक्वेशन इस तरह से आप बना सकते हो, आराम से हो जाएगा। ये 10th स्टैंडर्ड में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी था। अब चलते हैं गाइस आगे की तरफ। अब डेरिवेशन आ रहा है, और ये डेरिवेशन भी आपने सीखा हुआ है, मैंने बताया हुआ है, 10th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया था। स्टेट एसआई यूनिट एंड ऑब्टेन डायमेंशन और यूनिवर्सल, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। हम बस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का इक्वेशन फाइंड करेंगे। ओके, देखो गाइस, ये आपने पढ़ा था, दो बॉडी, ओके, इनके बीच के डिस्टेंस को कहीं की आर लिया रहता है, कहीं की डी लिया रहता है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, टेंशन मत लो, समझ में आए? आप कोई भी ले सकते हो, आर भी ले सकते हो, डी भी ले सकते हो। इसका मास m1, इसका मास m2, या तो ओके, चलो ऐसे ही ले लो, m1 m2, समझ में आए? अब या तो अर्थ का मास, ये मान लो अर्थ है, इसके मास को m ले लो, और इसके मास को स्मॉल m ले लो। अब देखो,
force, gravitational force is directly proportional to product of their masses, दोनों मास का प्रोडक्ट, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये मेन डिस्टेंस को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके, दोनों के डिस्टेंस को क्या करना, दोनों के डिस्टेंस को क्या करना है, स्क्वायर करना है। और ये यही हमारा क्या है, ये अब इसको ही सॉल्व करेंगे ना तो हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिल जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कहने का मतलब गाइस, जब मास बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ता है, ओके, जब मास को कम करेंगे तो फोर्स भी कम हो जाएगा। यहाँ क्या है, जब डिस्टेंस को कम करेंगे, जब डिस्टेंस को कम करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, सही बात है ना। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ और बढ़ेगा और आगे आएगा, अगर डिस्टेंस कम हो रहा है, हमने पढ़ा है ये सभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अगर हमारा डिस्टेंस कम हो रहा है तो जी की वैल्यू क्या हो जाती, बढ़ जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या, फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस अगर कम हो रहा है, अगर डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो एफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा अगर डिस्टेंस बढ़ गया। और डिस्टेंस अगर कम हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स, डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। और डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं अर्थ को छोड़ के और ऊपर चले जाऊं, बहुत ऊपर चले जाऊं, तो मेरे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स क्या पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गाइस, ओके। तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो दो चीजें लगेगी, इक्वल और कांस्टेंट। और यहाँ कांस्टेंट जो लेते हैं कैपिटल जी लेते हैं, और यही कैपिटल जी हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बस अब इसको चेंज कर दो गाइस, ये दोनों को डिवाइड में ले लो, ये हो गया हमारा, ओके। जी का इक्वेशन बन गया हमें। अगर इसकी वैल्यू तो हमने पीछे ही बता दी, 6.67 × 10⁻⁸। अब अगर इसका यूनिट हमें बनाना है तो यूनिट हम कैसे बना सकते हैं, ये देखो, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। आर मतलब डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये दोनों एम और एम क्या है, मास है ना एक तरह से, तो मास को हम लिख रहे केजी, पर 2 है इसलिए केजी स्क्वायर। तो ये हो गया, ये हो गया, इसका यूनिट भी बना दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, हो गया, आराम से खत्म हो गया। चलो गाइस आगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। ये बॉडी अगर मैं इसको रिलीज करता हूं, ये क्यों एक्सेलरेट होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा सिंपल है, ओके। अब मान लो कोई बॉडी अभी अर्थ पे ही है, कोई बॉडी किस पे, अर्थ पे ही है, कोई बॉडी अर्थ पे ही है, इसके अर्थ के मास को हम लोग, अर्थ के मास को एम लेते हैं, और यहाँ जो सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको आर लेते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ हम क्या लेते हैं, आर लेते हैं। और जो बॉडी अभी अर्थ पे है, जो बॉडी अर्थ पे है, दूसरा कलर, जो बॉडी अर्थ पे है उसके मास को हम स्मॉल एम लेते हैं। तो ये सभी चीजें लिखने के लिए लिखा करो, क्योंकि ये सभी आप डेरिवेशन कर रहे हो तो इस तरह से कंसीडर किया जाता है। एम मतलब मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर मतलब भाई अब चले जाओ, अब जाओ मैं वीडियो बना रहा हूँ। आर, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये सब लिखा करो। तो चलो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन भी फाइंड कर लेते हैं। तो गाइस अब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। देखो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन्स सेकंड लॉ के थ्रू हमने ये फाइंड किया हुआ है। बट यहाँ में हम लीनियर एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ ए की जगह क्या होगा, जी होगा, ओके। अब दूसरा फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, देखो। चलो मैं हाँ ये एक चीज याद रखो, मैं यहाँ ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है, तो यहाँ मैं कैपिटल आर लूंगा, ओके, याद रखो। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो हमें कैपिटल आर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल आर, याद रखो। अगर ये दोनों फोर्स है तो ये दोनों भी सेम होंगे, एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर,
ये स्मॉल एम कैंसल, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बट सर अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थ के बाहर है, अर्थ के बाहर है, देखो गाइस एक चीज मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ अच्छे से। ये हमारा अर्थ, इसका जो रेडियस है उसको हम कैपिटल आर लेते हैं। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट बाहर है, तो इसके जो यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट मान लो हमारा यहाँ है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस इसको हम एच लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस एच। तो अगर ऑब्जेक्ट बाहर है, अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पे, तो उसके लिए फॉर्मूला यही रहेगा। पर ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के बाहर है तो वहां फॉर्मूला हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये याद रखना। इन केस हम ये डायरेक्ट ये रेडियस ऑफ द अर्थ और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस अर्थ सरफेस, ये पूरे को हम ना गाइस डायरेक्ट स्मॉल आर भी ले सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट जब ऑब्जेक्ट बाहर है तो डायरेक्ट कभी कभार ऐसा भी लिया जाता है, आर प्लस एच की जगह पे डायरेक्ट स्मॉल आर भी लिख सकते हो। समझ में आए? तो ये इक्वेशन है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया कि कैपिटल आर कब रहता है और स्मॉल आर कब रहता है। जाओ 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 आप जाओ, कैपिटल आर कब रहता है, स्मॉल आर कब रहता है, कब आर प्लस एच भी लिखते हैं। जब कभी कभी हमें एच फाइंड करना रहता है तो हम ये लिख देते हैं, आर रेडियस ऑफ द अर्थ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये एच लेते हैं। तो आर प्लस एच या तो स्मॉल आर। ओके, तो ये याद होना चाहिए आपको। अगला गाइस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेनली ये हम तीन फाइंड करने वाले हैं, एल्टीट्यूड, डेप्थ और लैटिट्यूड। ओके, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से फाइंड कर लेंगे। सबसे पहली बात तो गाइस एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। ऑब्जेक्ट अर्थ को छोड़ के कितने हाइट पे है। ओके, कितने हाइट पे है, बाहर गिर गई है तो चिल्ला रही है। तो अर्थ को छोड़ के कितने हाइट पे, कितने ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। तो इससे रिलेटेड जो है हमारा डेरिवेशन फाइंड करना है कि वो उस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। एल्टीट्यूड मतलब सर्टेन हाइट। ओके, ये याद रखना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहले ये हार्ड वाला डायग्राम बना लेना कि ऑब्जेक्ट अब बाहर है। ये देखो, ये अर्थ है और ये हमारा ऑब्जेक्ट अब बाहर है। ओके, ऑब्जेक्ट बाहर है और इसके मास को हमने एम लिया है। ओके, एक्चुअली वो मेरे पास आना चाहती है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बार बार मेरे पास आ रही है सॉरी, हाँ फिर प्रॉब्लम हो रहा है, आपको क्या कर सकता, छोटी सी है, छोटी सी। तो ये हमारा अर्थ और इसके मास को हम कैपिटल एम लेंगे और ऑब्जेक्ट बाहर है, इसके मास को स्मॉल एम लेंगे। फिर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इसको हमने एच लिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ को हमने आर लिया हुआ है। ओके, तो एल्टीट्यूड मतलब समझ लेना कि ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पे है, तो उसका हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमें उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है, अभी हमने फाइंड किया, आपको चाहिए तो फिर से फाइंड करके बता दूंगा, पर जरूरत नहीं है यार। दूसरा गाइस, जो हमारा सर्टेन हाइट पे, तो ये हो जाएगा जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, ये हमने फाइंड किया ऑलरेडी, मैंने फाइंड करके बताया। अगर चाहिए, बहुत लोग फिर से स्टार्टिंग से फाइंड करते हैं, तो वैसे ही जैसे मैंने पीछे फाइंड किया, देखो ये वाला। ओके, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। चलो नहीं तो फाइंड करके दिखाई देता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, एक बार और आपका रिवीजन हो जाएगा। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फिर इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, दोनों साइड से एम एम कैंसल। तो गाइस जी की वैल्यू, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी निकल गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पे है तो जी ऑफ एच मैंने लिखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट, एच लिखा इसलिए यहाँ, इसलिए एच लिया। अब जी एम, ओके, जी एम अपॉन आर की जगह पे आर, जब ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे था, अर्थ के सरफेस पे था तो आर, अब ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पे है तो गाइस वहां पास क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मतलब आर की जगह क्या लेना पड़ेगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा गाइस,
सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से क्या करूंगा, डिवाइड। ओके, तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, चलो डिवाइड करो, जी ऑफ एच बाय जी, तो जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब गाइस देखो जी एम कैंसिल, जी एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच अपॉन जी, ये ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब गाइस ये देखो ध्यान से, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ये अपने को क्या फाइंड करना था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टन हाइट, मतलब विथ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब सर्टन हाइट में फाइंड करना था। तो ये नीचे वाला जी हटाना पड़ेगा, हमें तो जी ऑफ एच फाइंड करना है ना गाइस, तो जी हटाना पड़ेगा, तो डिवाइड में है तो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये देखो ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, तो इसको डायरेक्ट होल स्क्वायर ले लेते हैं, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके गाइस देखो ये हमें डेरिवेशन फाइंड करने के लिए भी आया हुआ है, ये देखो ये, तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, किसके लिए, एल्टीट्यूड के लिए, एल्टीट्यूड के लिए हमने फाइंड कर लिया। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एग्जाम में 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, इस 3 तरह से आ सकता है कि डेरिवेशन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट बोलेंगे, या तो ये दिया रहेगा कि जी ऑफ एच फाइंड करो, तो ऐसे ही फाइंड करना है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है गाइस, डिस्कस द वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। डेप्थ में, डेप्थ मतलब क्या है गाइस, अब मान लो ये हमारा अर्थ है, अब मैं ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, अब मुझे नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। ओके, तो मैं मान लो यहाँ पहुंच गया हूँ और ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर है। ओके, अब मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ गाइस, मैं नीचे जा रहा हूँ, डेप्थ में जा रहा हूँ, ये बात याद रखना। तो रेडियस ऑफ द अर्थ आर होता है। अगर मुझे पता लगाना है कि अब हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ है वहां से अर्थ का रेडियस कितना है, अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, वहां उसको मैं पी पॉइंट ले लेता हूँ, अब ऑब्जेक्ट अंदर आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट अब जहाँ है वहां से अर्थ का रेडियस कितना है, वहां से अर्थ का रेडियस कितना है, ये कितना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे आर में से इतने पार्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो जहां जहां मतलब अर्थ के सरफेस से ऑब्जेक्ट नीचे नीचे आया, और कितना नीचे आया, डी नीचे आया, कितना नीचे आया, डी नीचे आया। तो जहां ऑब्जेक्ट आ चुका है, वहां से अब अर्थ का रेडियस कितना बचा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, ये पूरा अर्थ का रेडियस अगर मैं जहां तक आया है उसको माइनस कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि अर्थ का रेडियस और कितना बचा हुआ है। तो ये पूरे रेडियस में से जहां तक वो पहुंचा है, अगर मैं उसको माइनस कर दूं, निकाल दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि अभी अर्थ का रेडियस कितना बचा हुआ है। तो कहने का मतलब अर्थ का रेडियस आर है, ऑब्जेक्ट कहां तक पहुंचा है, डी तक पहुंचा है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे अब पता चल जाएगा कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ है। ओके, मतलब वहां से अर्थ का रेडियस और कितना बचा है, तो टोटल रेडियस में से ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको क्या करना है, माइनस कर देना है, तो हमें पता चल जाए कितना रेडियस बचा हुआ है। तो बस ये डेप्थ के लिए ये याद रखना है। ओके, रेडियस ऑफ द अर्थ में से ऑब्जेक्ट ने जितने डेप्थ कवर किया, जितने डिस्टेंस ट्रैवल किया डेप्थ में, उसको क्या करना है, माइनस करना है, आर माइनस डी। ये बस याद रखो, बाकी बहुत सिंपल है गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले मैं इसको न्यू स्लाइड पे ले लेता हूँ। देखो अब गाइस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर, हाँ भी सरफेस पे बात चल रही है, अभी डेप्थ में नहीं, बस ऊपर है। तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी हमने फाइंड किया था, क्या फॉर्मूला होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यही था ना, देखो कैपिटल आर, अगर अर्थ के सरफेस पे, अभी डेप्थ में नहीं जा रहा है, डेप्थ में जाने के लिए बाद में लिखेंगे, तो अभी ऑन द अर्थ सरफेस है। अब गाइस इसके अंदर हमें ये m की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू। और m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये फॉर्मूला आपको पता है, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, अगर
अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, रो इंटू वी को मल्टीप्लाई करूँ, तो वी वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ये हमारा, ये जो हमारा अर्थ है इसको हम स्पीयर की तरह कंसीडर करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, हो गया। तो इसके थ्रू हमें मास मिल जाएगा, मास ऑफ द अर्थ मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा गाइस, इस सेकेंड को फर्स्ट में पुट कर दूंगा, तो G इक्वल टू जी एम की वैल्यू कितनी है देखो, रो इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। मैंने क्या किया, बस इस m के जगह पे इसकी वैल्यू को पुट किया। अब देखो गाइस कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ से 2r कैंसिल, तो अब क्या बचा है, G इक्वल टू जी इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर। ओके, तो ये हमारा बच गया, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ है। अब गाइस निकालेंगे डेप्थ में, अब डेप्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे, इसलिए यहाँ जी ऑफ डी लिख देते हैं। अब जी, अब गाइस जब डेप्थ में जाएगा, हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था, अब ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ यहाँ इतने डेप्थ में गया, यहाँ है, तो अब उसके लिए अर्थ बस इतना सा है, मतलब नया मास अर्थ बस इतना सा ही है उसके लिए। तो अब ये नया मास हो गया, तो जो नया जितना डिस्टेंस करने के बाद जितना अब अर्थ बचा है, उसके मास को, पूरे मास को हम m लेते हैं, पर जो अर्थ अभी बचा हुआ है उसके मास को हम m डैश लेंगे। क्या लेंगे, m डैश, क्योंकि डेप्थ में गया। और अपॉन रेडियस, रेडियस कितना रेडियस इसका बचा हुआ है, पूरे रेडियस में से d को माइनस कर देंगे, तो r माइनस डी का होल स्क्वायर। ओके, हो गया। अगेन गाइस अब इस m डैश की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देखो डायरेक्ट अब ये लिखने का मतलब नहीं है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि फॉर्मूला क्या आता है, हमारा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, फिर मास इक्वल टू रो इंटू वी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास मिल जाएगा। तो सेम वैसे ही करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, पर इस जगह रेडियस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, r माइनस डी का क्यूब। ओके, तो अब ये हो गया हमारा m डैश मिल गया। अब गाइस ये इक्वेशन हमारा ये हमारा थर्ड था, सॉरी थर्ड, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन, और ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन। अब फिफ्थ को हम फोर्थ में पुट करेंगे। जी m डैश की वैल्यू कितनी है देखो गाइस, ये आई है, रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r माइनस डी का होल क्यूब अपॉन r माइनस डी का स्क्वायर। अब देखो कैंसिल करो, कैंसिल, सेम वैसा ही बस यहाँ बस ये याद रखना, r माइनस डी और m डैश। क्या क्या मिला, g इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू एक r माइनस डी, क्योंकि r क्यूब है ना तो r स्क्वायर है, तो 2r स्क्वायर, 2r माइनस डी कैंसिल हो गया, एक बचा है वो लिख दिया। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब हम क्या करेंगे गाइस, इक्वेशन हमें निकालना g ऑफ डी, तो इसको ऊपर रखना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन 6 को इक्वेशन थर्ड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाय थर्ड। ओके, चलो थोड़ा इसको छोटू सा कर लेंगे। चलो डिवाइड करो, जी ऑफ डी डिवाइड बाय जी, अब जी ऑफ डी क्या है, जी इंटू रो इंटू, याद रखो जो फाइंड करना रहता है उसको हमेशा ऊपर रखने का, 4/3 पाई इंटू आर माइनस डी अपॉन जी की वैल्यू क्या है, बस कुछ नहीं, बस एक चीज चेंज है,
4/3 पाई, और यहाँ बस क्या आर। अब गाइस देखो क्या क्या कैंसिल, जी कैंसिल, रो कैंसिल, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, ये अलग है, तो इसको ऐसे रखो, जी ऑफ डी अपॉन जी आर माइनस डी अपॉन आर। ओके, अब देखो और चेंज कर देता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन डेप्थ जी ऑफ डी फाइंड करना, तो इसको हटाना पड़ेगा, ये इस साइड आ जाएगा, आर माइनस डी अपॉन आर। ओके, अब बोलोगे, अब कुछ दिखाता हूँ मैं यहाँ, ये देखो, ये देखो, बोलोगे सर अपने को तो ऐसा फाइंड करना था, 1 माइनस डी अपॉन आर लिखा है, ये कैसे फाइंड करेंगे सर? डायरेक्ट एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी विद सर्टेन डेप्थ आया तो आपको वही डेरिवेशन करना है जो सर ने करा है, बट अगर ऐसा लिख के आया तो क्या करना है, ये देखो कुछ नहीं करना है, बस क्या करो, ये आर इसका भी है इसका भी है, तो बस इसको क्या करो, चेंज कर दो। कैसे? ये आर 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 और आर से आर डिवाइड हुआ तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी अपॉन, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अ सर्टेन डेप्थ। ओके, क्लियर? तो गाइज इतनी सब चीजें हमने फाइंड कर ली, और बाकी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज जितना हो सके प्लीज सॉल्व करते रहो, पढ़ते रहो। अगले अगर आगे की चीजें आपको फटाफट करना है और बाकी चीजें फटाफट कंप्लीट करना, आपका एग्जाम कल परसों में ही है, तो गाइज ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जाके पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।